सुनो बच्चों, अभी हमने क्या किया, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच ट्रांसफर विदाउट कंसीडरेशन भी है। पहले तो एक बार सिंपल भाषा में लो समझो क्या है। डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में वास्तव में तो क्या लिखा हुआ है, डिस्टिंक्ट और रिलेटेड। वास्तव में तो क्या लिखा हुआ है, डिस्टिंक्ट और रिलेटेड। रिलेटेड अभी हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में विदाउट कंसीडरेशन भी ट्रांसफर हुआ तो क्या है वो सप्लाई है। सप्लाई है मतलब जीएसटी लगे, तब वो क्या है, सप्लाई। किसके बीच में, डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दो रजिस्टर्ड प्लेसेस हमेशा क्या है, डिस्टिंक्ट। अब मैं राजस्थान में हूँ, मेरी 3 ब्रांचेज है, ए बी सी। ये रजिस्टर्ड है। बी और सी मेरे को जरूरी नहीं है मैं रजिस्टर कराऊँ, बट मैंने करवा लिया। बी को करवा लिया और सी को नहीं करवाया। तो ए ने बी को स्टॉक सप्लाई किया, ए ने बी को क्या किया, स्टॉक सप्लाई किया, मतलब ट्रांसफ़र किया। पैसा लिया नहीं, तो भी क्या है, ये सप्लाई है। क्यों सप्लाई है, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है। क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है और डिस्टिंक्ट के बीच में विदाउट कंसीडरेशन भी क्या है, ट्रांसफ़र। बट ए ने सी को किया तो ये सप्लाई नहीं है, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट ही नहीं है। ठीक है, हम तो तुम दोनों को क्या मानते हैं, एक ही, तो तुम्हारे बीच में पड़ा है। यहाँ तुमने खुद ने बोला है कि हम दोनों क्या है, अलग अलग है। तुमने खुद ने बोला है कि हम दोनों क्या है, अलग अलग, तो हम तुम्हारे बीच में सप्लाई मानेंगे। आपने रुपए लिए चाहे नहीं लिए, नुकसान आपको अल्टीमेटली देखें तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या होगा, नुकसान आपको अल्टीमेटली देखें तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा नुकसान, बताओ। इसने पे किया तो इसका क्या बन गया, क्रेडिट बन गया। लेकिन जब तक वापस कस्टमर से रिकवर नहीं हुआ तब तक हमारे रुपए क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। पक्का। तो अगर मान लो ए ने सी को 10 लाख का माल सप्लाई किया है, 10 लाख बोलने का मतलब रुपए नहीं लिए हैं, सिर्फ माल की वैल्यू बता रहा हूँ मैं। तो ए ने सी को जब ट्रांसफ़र किया है तो ए को कोई जीएसटी देना है क्या, नहीं। क्यों नहीं देना, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं है। ए ने बी को किया तो देना है, भले ही ये बी से कोई रुपए नहीं ले रहा विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, ये माने गए डिस्टिंक्ट है किसका, ए के आदमी का। और अब दूसरा डिस्टिंक्ट क्या होता है, देखो मैं रजिस्टर्ड हूँ तो मेरे लिए दूसरा रजिस्टर्ड हमेशा डिस्टिंक्ट है। और एक और डिस्टिंक्ट क्या होता है, दूसरे स्टेट का हर ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट मेरे लिए क्या है, डिस्टिंक्ट है, दूसरे स्टेट का। जैसे मैं यहाँ राजस्थान में हूँ, मेरे 3 ऑफिस है, ए बी सी। ये रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड, ये अनरजिस्टर्ड। और ये यूपी में 2 ऑफिस है मेरे, ये रजिस्टर्ड और ये बी, ये ई, ये रजिस्टर्ड, ये अनरजिस्टर्ड। हम इस ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ए इन सभी ब्रांचेस में अपना स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहा है विदाउट कंसिडरेशन। ए ने बी को किया, चलो है ना वीडियो, तो ए ने बी को किया, सप्लाई है या नहीं है। ए ने सी को किया, सप्लाई नहीं है, हाँ विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन किया तो अलग हो जाएगा, विदाउट कंसिडरेशन हो रहे हैं सारे। ए ने डी को किया, सप्लाई है। ए ने ई को किया, सप्लाई है। तो दूसरे स्टेट का तो हर ऑफिस ही मेरे लिए क्या माना जाएगा, डिस्टिंक्ट, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दूसरे स्टेट का तो हर ऑफिस ही मेरे लिए क्या माना जाएगा, डिस्टिंक्ट। और अपने स्टेट का तभी डिस्टिंक्ट माना जाएगा जब क्या है, अनरजिस्टर्ड है। ये बात मैंने आपको सिंपल शब्दों में बता दी। अब आप इतना याद रखना, अपने स्टेट का दूसरा ऑफिस कब डिस्टिंक्ट माना जाएगा, व्हेन इट इज़ रजिस्टर्ड। और दूसरे स्टेट का कब डिस्टिंक्ट माना जाएगा, हमेशा ही। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ लिखी हुई दिखाता हूँ। मैंने तो सिंपल शब्दों में बता दी, थोड़ी लैंग्वेज टेक्निकल है। पेज नंबर आओ, .25 मिल गया क्या? 2.25 पर इन सिंपलर टर्म मिल जाएगा। इन सिंपलर टर्म्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोज। मिल गया क्या? द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन विद सेपरेट रजिस्ट्रेशंस वेदर विद इन द सेम स्टेट, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, और इन डिफरेंट स्टेट्स आर कंसीडर्ड एज डिस्टिंक्ट। तो ईच रजिस्टर्ड मतलब ईच रजिस्टर्ड ऑफिस इज डिस्टिंक्ट। Where a person having one registration establishment in state UT, where a person having one registered, ये registered है, establishment in a state UT has another establishment
इन डिफरेंट स्टेट, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, नॉट नेसेसरली रजिस्टर्ड लिखा हुआ है। दीज इस्टेब्लिशमेंट्स आर कंसीडर्ड एज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। दीज इस्टेब्लिशमेंट्स आर कंसीडर्ड एज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। पक्का बोलो ना। तो आपको मैं सीधी सी बात बताऊं, दूसरे स्टेट वाला हमेशा ही पराया, और अपने स्टेट वाला तभी पराया जब रजिस्टर्ड, अपने स्टेट वाला तभी पराया जब वो क्या है, रजिस्टर्ड। तो मैं यहाँ पर हूँ और मेरा ऑफिस दिल्ली में है, बताओ अपना या पराया? पराया मतलब डिस्टिंक्ट, अपना या पराया? पराया। मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर ही दूसरा एक और ऑफिस है, कब पराया? जब वो रजिस्टर्ड है, जब वो रजिस्टर्ड। तो ये सिंपल टर्म में लिखा हुआ है, और ये बातें हमने यहाँ पर नहीं पढ़नी है, ये हमने कहाँ पढ़नी है? सेकंड मॉड्यूल में सेक्शन 25 के साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्टिंक्ट पर्सन आर कंटेन्ड इन सबसेक्शन 4 and 5 of section 25. They have been discussed as follows. A person who has obtained or is required to obtain more than one registration, whether in one state union territory or more than one state union territory, shall in respect of each such registration, in respect of each such registration मतलब हर registered, be treated as distinct person. एक आदमी, a person मतलब एक person जिसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, चाहे वो सेम स्टेट में है चाहे वो दूसरे स्टेट में, चाहे वो सेम स्टेट में चाहे दूसरे स्टेट में, हर रजिस्ट्रेशन के लिए वो क्या माना जाएगा? डिस्टिंक्ट। तो मैं बोलूँ कि मैं रजिस्टर्ड, मेरे लिए जितने भी दूसरे रजिस्टर्ड है वो क्या है? डिस्टिंक्ट। मैं अलग भाषा में बोलता हूँ, बताना, मैं रजिस्टर्ड हूँ, तो रजिस्टर्ड तो कहीं का ही हो, चाहे यहाँ का हो ए के लिए, चाहे यहाँ का हो चाहे यहाँ का हो। तो ए टू जेड सेपरेट रजिस्टर्ड पर्सन आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम माई, मतलब माई इस्टेब्लिशमेंट, दिस इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है एक ही आदमी के, ये अलग अलग आदमी के नहीं है। मिस्टर ए के ही है, मिस्टर जेड के ही क्या है, इतने सारे काम है। इसका मालिक भी जेड, इसका मालिक भी जेड, इन सब के रजिस्ट्रेशन में पैन क्या होगा? जेड का ही होगा। ठीक है, बाकी नंबर बाकी चेंज हो जाएंगे अलग अलग रजिस्ट्रेशन की वजह से, पैन सब में किसका होगा? जेड का। इसके लिए ये रजिस्टर्ड भी अलग है, ये रजिस्टर्ड भी अलग है, बट अनरजिस्टर्ड कब अलग है? जब वो दूसरे स्टेट का हो। तो मैं सीधा सा बोलूँ, मेरे लिए जितने भी दूसरे रजिस्टर्ड है वो मेरे लिए क्या है? डिस्टिंक्ट। अनरजिस्टर्ड कब है? जब वो बाहर के स्टेट की। एग्जाम्पल पढ़ो, मोहन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा लगता है वर्ड आपको? हैज़ अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली, कहाँ पर है? दिल्ली। ही हैज़ ऑल्सो ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज न्यूली ओपन ब्रांच। मैं दिल्ली का सी हूँ, मैंने वेस्ट बंगाल में भी क्या कर ली? ब्रांच खोल ली, और उसका अलग से क्या ले लिया? रजिस्ट्रेशन। मोहन शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, मोहन शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली। नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है दोनों का, रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली। फर्दर वेयर अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट, मतलब वो एक स्टेट में रजिस्टर्ड है। ठीक है, रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन को हम उस समय सेकंड में ही बात करेंगे, बस ऐसे समझो। हु हैज ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट, अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मैं रजिस्टर्ड हूँ, हैज़ एन इस्टेब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट, और मेरा दूसरे में क्या है? इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे कोई सा भी हो, ऐसा लिखा ही नहीं हुआ दूसरा। तो दूसरे स्टेट में अगर आपका कोई और इस्टेब्लिशमेंट है, देन सच इस्टेब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, तब ये क्या माना जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, अब आपको ये नीचे एग्जाम्पल ऋषभ एंटरप्राइज वाला, फिर नीचे एग्जाम्पल रघुवीर फैब्रिक्स वाला, फिर अगला एग्जाम्पल रघुवीर फैब्रिक्स वाला, ये तीनों आपको क्या है? पढ़ने, ये तीनों आपको पढ़ने। तो बिना कंसिडरेशन के कौन सी चीज़ें हमने पढ़ ली है? बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई माना जाएगा, बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई माना जाएगा। कब कब? जो आइटम्स कहाँ लिखी हुई है? शेड्यूल 1 में। अभी उसमें हमने 2 बातें पढ़ ली, अभी उसमें हमने क्या बातें पढ़ ली? 2। शेड्यूल 1, अच्छा सेक्शन कौन सा है? 71C। 71A क्या है? जनरल मीनिंग ऑफ सप्लाई। 71C क्या कहता है? जो शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है वो बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई है। और शेड्यूल 1 में हमने क्या बातें पढ़ ली? पहली बात क्या पढ़ ली? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच ITC हैज बीन टेकन। इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया होना चाहिए, परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए, बिजनेस की एसेट होनी चाहिए।
ठीक। सेकंड हमने क्या पढ़ी, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, इसका मतलब अभी तक नहीं पढ़ा हमने, ये सेक्शन 15 में आएगा, अभी बताऊंगा अगली क्लास में। अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, मैं रजिस्टर्ड हूँ तो बाकी सभी रजिस्टर्ड मेरे लिए डिस्टिंक्ट। मैं रजिस्टर्ड हूँ, अनरजिस्टर्ड कौन सा डिस्टिंक्ट, जो दूसरे स्टेट के। और तो मैं एक रजिस्टर्ड हूँ, मैंने दूसरे ही रजिस्टर्ड पर्सन को स्टॉक ट्रांसफ़र कर दिया, पैसे लिए नहीं, क्योंकि मेरा मालिक क्या था, एक ही था। जेड की 2 ब्रांच है, ए ब्रांच बी ब्रांच, और दोनों रजिस्टर्ड है। तो ए ने बी को भेजा तो भी एक बार क्या देना पड़ेगा, ए ब्रांच को जीएसटी देना पड़ेगा, भले ही उसको क्या है रुपए नहीं आए, क्योंकि बी ब्रांच रुपए नहीं दे रही है, क्योंकि एक ही आदमी। और ए ब्रांच बी अनरजिस्टर्ड है, तो ए जब बी को भेजेगा तो कब जीएसटी देना पड़ेगा, जब वो अनरजिस्टर्ड ब्रांच दूसरे स्टेट में है। पक्का बोलो, दूसरे स्टेट में माल जाएगा तो यहाँ पर जीएसटी देना ही पड़ेगा आपको, ठीक। अब उसके बाद बताओ, रिलेटेड अभी आपका मतलब नहीं होता है। चलो अब सर्विस की डेफिनेशन बताओ, किस सेक्शन में पढ़ी थी, 252 या 2102? 2102। अगर ना भी याद रहे ना 52 या 102, तो अल्फ़ाबेटिकली लिखी होती है डेफिनेशन। तो गुड्स पहले आता है, सर्विस जी पहले आएगा ना, तो 252 और सर्विस क्या है 102। उसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन है, वो पढ़ानी है सर्विस की डेफिनेशन में, क्योंकि अब ख़त्म कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम बचा नहीं। ब्रेक मांगो ना। 2102 देखो, मेरे रोना आता है तुम्हारी बातें याद कर करके। कहाँ पर है क्या? 2102 ब्रेक मांगते थे तुम, बताओ। कोई ब्रेक ही नहीं मांगता अब तो मुझसे। 2102 मुझसे तो मांगो ना। हाँ क्या ब्रेक में भी जब दिक्कत होती थी, कोई कहता था पहले मत दो, कोई कहता बाद में। एक आदमी 15 मिनट के लिए लड़ रहा था। 15 दिन के लॉकडाउन लगते हैं सीधे, 15 दिन छोड़ो। फ्लो टूट जाएगा। कहाँ पड़ी थी यार, मिली नहीं थी। 2.6 पर आओ। सर्विस पन्ने याद रख लिए अभी तो। 2.6 पन्ने मतलब पेज नंबर, पृष्ठांक। 2.6 सर्विसेज में एक्सप्लेनेशन पढ़ानी है मुझे। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, क्या मतलब होता है इसका? फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स करके लिखा हो लॉ में, तो इसका मतलब क्या होता है अभी बताता हूँ। इट इज़ हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट एक्सप्रेशन सर्विसेज इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज़। मनी और सिक्योरिटीज़ को कहाँ से छोड़ा गया था? दोनों में से, ना वो गुड्स है ना सर्विस है। मैं एक ब्रोकर हूँ, आपने 100 रुपये की सिक्योरिटी मेरे थ्रू खरीदी, मैं आपसे 110 ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? 100 तो मैं आगे दे रहा हूँ, 10 रुपये मेरी ब्रोकरेज। इतनी नहीं होती है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 10 रुपये मेरी ब्रोकरेज, तो मैं 10 रुपये पर भी जीएसटी नहीं बोलता था। क्यों नहीं भरता था? मैं कहता था ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज़ को छोड़ा हुआ है। ये ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज़ थोड़ी है। सिक्योरिटी बेचने वाला 100 रुपये के ऊपर आपसे जीएसटी नहीं लेगा, वो ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज़ है। मेरी 10 रुपये की ब्रोकरेज फैसिलिटेट करवा रहा हूँ मैं तो 2 लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन। मैं तो 2 लोगों के बीच में ट्रांजैक्शंस क्या करा रहा हूँ? फैसिलिटेट। तो ब्रोकर्स ने जीएसटी नहीं भरे। ब्रोकर्स ने बोला कि ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़ है। ब्रोकर का क्या ट्रांजैक्शन? ब्रोकर तो दलाल है, वो क्या कर रहा है? मिला रहा है सेलर और बायर। सेलर क्या बेच रहा है? सिक्योरिटी। ये इन दोनों के बीच में 100 रुपये का जो सौदा हुआ है, सौदा मतलब ट्रांजेक्शन, दिस इज ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज़। बट माई सर्विसेज ऑफ ₹10 इज नॉट ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज़। तो इस पर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। तो ये लिखा गया फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज़ हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट द एक्सप्रेशन सर्विसेज इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज़। अच्छा एक बात बताइए, बोल्ड में जो लिखा होता है ना, वो अमेंडमेंट होता है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो बोल्ड में लिखा होता है। तो इन्होंने आगे वाले पेज में जहाँ एनालिसिस किया है वहाँ पर ये लिखा नहीं है। आगे पढ़ा था ना हमने डायग्राम की फॉर्म में, तो वहाँ ये लिखा नहीं है। अब फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स का मतलब क्या है? इसको छोड़ देना होता है, आगे की लाइन पढ़नी होती है। ऐसी पढ़ते हो तुम, इसको इग्नोर करो। जब भी कभी लॉ में फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स लिखा हो, जब भी कभी लॉ में, देखो ये बातें आपको ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के लेवल पे, लेकिन फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स का मतलब क्या होता है? ये शुरू से ही ऐसा था, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये शुरू से ही ऐसा था। हम तो आपके डाउट रिमूव कर रहे हैं।
ये शुरू से ही ऐसा था। कोई भी एक्सप्लेनेशन जब ऐसा डाला जाए फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, तो उसको ये मतलब नहीं मानेंगे कि आज के बाद तो ब्रोकरेज पर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, आज से पहले नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है, 1 जुलाई 2017 से ही ऐसा था। जीएसटी कब लगा था? 1 जुलाई 2017। और जीएसटी पर नरेंद्र मोदी ने ICAI में स्पीच दिया था 1 जुलाई को। पता है क्या तुम्हें? 1 जुलाई 2017 को ही नरेंद्र मोदी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में इंडिया में खड़े रहकर क्या दिया था, स्पीच दिया था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, और खरी खोटी भी बहुत सुनाई थी सीए कम्युनिटी को। ठीक है, उसने, लेकिन स्पीच कहाँ पर दिया था? 1 जुलाई 17 को ICAI भवन में, दिल्ली में था शायद। ठीक है, और इतनी भीड़ थी कि सीए को क्या नहीं दी, एंट्री नहीं दी। कुछ सीए कहाँ रह गए, बाहर ही रह गए, इतनी भीड़ थी। तो नरेंद्र मोदी था। तो अब 1 जुलाई 17 से ही ऐसे है, या इस बार अमेंडमेंट आई है तो आज के बाद से ऐसे? किसी भी अमेंडमेंट में ये लिखा हो फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, इसका मतलब क्या है? ये शुरू से ही ऐसा था, तुम्हारे डाउट्स थे, हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अब ये बातें डीटी में कभी आई है इस तरह की लैंग्वेज? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लॉ लिखा ही नहीं हुआ, उन्होंने तो क्या लिखा हुआ है, अपनी भाषा में, जैसे आगे वाला लिखा हुआ है। लेकिन आप जब बेयर एक्ट पढ़ोगे, कानून की किताबें लिखोगे, तो उसमें जब एक्सप्लेनेशन लिखी होगी फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, तो इसका मतलब क्या मानेंगे? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये ऐसा ही था, हम सिर्फ तुम्हारा डाउट रिमूव करने के लिए क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो ब्रोकर ये बोलेंगे कि चलो आज से अमेंडमेंट आई, आज से जीएसटी देंगे, पुराने नहीं देंगे, नहीं देना पड़ेगा। ठीक, ब्रेक मांगो।